सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा, आज तो बहुत सारे त्योहार हैं, है ना? तो आज तो है कोजागिरी पूर्णिमा जी, और उसके साथ ही साथ है ईद ए मिलाद का त्योहार है। बिल्कुल। तो इन दोनों त्योहारों की सभी को शुभकामनाएं दे देते हैं, बधाइयाँ दे देते हैं, है ना? और आज हम लोग बात करेंगे किसकी, बताओ? बचपन के खेल के भी बारे में बातें होंगी जो हम शायद कहीं कुछ थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो उन्हें फिर से याद कर लेंगे, है ना? और हम मंजरी और करियर के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आज मंगलवार है जी। और करियर में हम बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MR कहा जाता है। और सखी विशेष में हम बात करेंगे खेल की। खिलाड़ी हमारी जो हैं फ्री स्टाइल पहलवान हैं दिव्या काकरन के बारे में। तो दीपा, आज है कोजागिरी पूर्णिमा और ये जो हमारे सारे विषय हैं ये हमने अपने श्रोताओं को बता दिए, और श्रोताओं भी हमारे साथ जो हैं, हमारी सखियां, वो सब जुड़ गई हैं। बिल्कुल। और सबसे पूछ लेते हैं कैसे हैं आप सब, कैसे और मंजरी आप भी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। और सभी के लिए ये है कि भाई बचपन के खेल हैं, तो हमारे जो साथी हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वो अपने समय में कौन कौन से खेल खेला करते थे और कौन से नहीं खेला करते थे, कौन सा खेल सबसे पसंद है। तो उनके कमेंट्स और जो आज भी उनकी यादों में बिल्कुल बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बने हुए हैं। तो आज है कोजागिरी पूर्णिमा, है ना? तो अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन ये पर्व है। आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से। और इसे कोजागिरी और राज पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक खास बात यह है कि ज्योतिषियों के अनुसार साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि आज अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए घरों में चावल की खीर बना करके रात में खुले आकाश में वो रखी जाती है। जिसका आंगन होता है वो आंगन में रखता है, इस तरह से रखने की परंपरा है। और जो कहते हैं कि ये खीर जो है वो अमृत तुल्य हो जाती है। बिल्कुल। और आज के दिन से ही दीपदान की भी शुरुआत हो जाती है। लोग अपने घरों में दिए जरूर जलाते हैं। बिल्कुल। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, जो कहते हैं ना कि धरती के सबसे करीब होता है आज की रात, और इस दिन से सर्दियों की शुरुआत भी मानी जाती है। और पूर्णिमा की रात चंद्रमा की जो दूधिया रोशनी होती है ना, वो सारी जो धरती को मतलब ऐसा लगता है जैसे नहला दिया हो। और ये जो खूबसूरत छटा है, ये जब देखने को मिलती तो आहा, मन आनंदित हो जाता है। हो जाता है ना। तो आज तो बिल्कुल चांद देखने वाला है। बिल्कुल। और ऐसी मोहक छटा में भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है दीपा कि आज के दिन भगवान धरती पर विचरण करते हैं। वो देखते हैं कि भाई कौन जाग रहा है, कौन मेरा भजन कीर्तन कर रहा है ना? और जो जाकर उनका स्मरण कर रहा होता है तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा भी बरसाते हैं। तो आज के दिन सुबह सुबह स्नान करके लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते विधि विधान से, और शाम को वो भोग भी लगाते, फिर से वो पूजा करते हैं। और आज के दिन जो है पशु पक्षी से लेकर देखा जाए तो पूरी प्रकृति और साथ में पूरा वातावरण एकदम खिला खिला सा लगता है। बिल्कुल। और आनंद में जैसे रहता है, और सब लोग एक तरह से कहते हैं ना, नृत्य कर रहे होते हैं। तो मधुर संगीत बज रहा है, संगीत भजन कीर्तन होते हैं आज के दिन। चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं के साथ इस रात सभी लोगों को तृप्त करते हैं। और आकाश में एक जो छत्रराज कहते ना, उनका ही होता है आज के दिन। और 27 नक्षत्र और उनकी पत्नियां हैं, रोहिणी, कृतिका, रात भर उनकी मुस्कुराहट संगीत में नृत्य करती हैं और जड़ चेतन सबके साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक तरह से महारास का उत्सव कहते हैं ना, वैसा हो जाता है। और इस महारास को श्रीमद् भागवत और कौमुद का जो मनमोहक वर्णन है, इस दिन को रास पूर्णिमा भी इसलिए कहा जाता है और कौमुदी महोत्सव भी इसे कहते हैं। बिल्कुल। और दीपा, आज के ही दिन से मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता बिल्कुल। तो हल्की सी ठंडक बढ़ जाती है, ठंडक का एहसास हो जाता है। तो चलो क्यों ना हम एक गीत सुन लेते हैं। चलिए।
तो दीपा कितना प्यारा ये गीत हम लोगों ने सुना। और इसमें देखो ना गरबा हो रहा था, डांडिया बिल्कुल। लेके करते हैं तो, और जो गरबा के दिन इतना सज करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एकदम डांस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छा लगता है। और इस गीत को सुनने के बाद बहुत सारी सखियों की इच्छा भी हो रही होगी कि आज शाम को सब काम करके हाँ। खीर बनाने के बाद थोड़ा गरबा रास कर लेंगे, कर है ना? लेंगे, बिल्कुल तो सही जिन्हें बात। पसंद है गरबा वो तो मुझे लगता है जरूर आज फिर से एक गरबा वो रास गाने के करेंगे। बीच में भी पैर नहीं रुके होंगे ना, जैसे जो हम लोगों ने गाना बजाया तो उस बिल्कुल। समय भी हाँ। लोग गरबा के एकदम मूड में आ गए होंगे, है ना। तो जब पर्वों का ये चल ही रहा है माहौल, तो आज ईद ए मिलाद का पर्व भी है। और सबसे पहले तो हम इस उत्सव की अपनी जितनी भी सखियां हैं उन्हें बहुत सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हम सखाओं को शुभकामनाएं देते हैं, बिल्कुल। बधाइयां देते हैं। तो जितने हमारे श्रोता हैं इस वक्त सुन रहे हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी को ईद ए मिलाद की बहुत बहुत ईद ए मिलाद मुबारक। और इस्लाम को मानने वाले के लिए, जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके लिए तो ये पर्व बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। और ये दिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं सब लोग। और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म आज ही के दिन हुआ था और आज ही उनकी वफात भी हुई थी। और आज के दिन रात भर प्रार्थनाएं होती हैं और जुलूस भी निकाले जाते हैं। हज़रत मोहम्मद के पवित्र वचनों को पढ़ा भी जाता है। लोग मस्जिदों व घरों में पवित्र कुरान को पढ़ते हैं और उनके बताए नेकी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी होते हैं। और इस त्योहार को ईद ए मिलाद और मालविद के नाम से भी जाना जाता है। और इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने की 12वीं तारीख को पैगम मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आपका जन्म 517 ईस्वी में हुआ था। जी। और सबसे पहले इस पर्व को मनाने की शुरुआत इजिप्ट में हुई थी मंजरी, और तभी से सारी दुनिया में ये पर्व मनाया जाने लगा। आज के दिन घरों में सजावट होती है, जो मस्जिद हैं वो खास तौर से सजाए जाते हैं, रंग बिरंगी रोशनियां होती हैं, झालरों से जगमगाहट जैसी कहो ना कि फैल जाती है। और दृश्य तो कहो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं हर तरफ, और आतिशबाजी भी होती है। बिल्कुल। और जब वो अनार छुड़ाते हैं, फुलझड़ी छुड़ाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। बच्चे और लेके बड़े तक सभी उसमें देखने के लिए आ जाते हैं। तो उस समय नए नए कपड़े, सुंदर झिलमिल और बड़े करीने से बनाए हुए उनके कपड़े होते हैं। और हमने देखा है बहुत से लोगों को अपने हाथ से बनाना बहुत पसंद आता है। बहुत कशीदाकारी होती है, बहुत अच्छा लगता है देख करके। और पर्व की आभा जो होती है वो देखने लायक होती है। आज उनके संदेशों को पढ़ा जाता है जो, और जरूरतमंदों को दान भी दिया जाता है। दीपा, दान जो है वो इस्लाम में बेहद अहम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे जो अल्लाह होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन सभी को हम लोग मिलकर के फिर एक बार पूरे विविध भारती के परिवार की तरफ से बधाइयाँ देते हैं और सुनते हैं ये गीत। बिल्कुल। मचल के खुल खुल जाए, हो
मचल के खुल खुल जाए, चाल में मस्ती घुल घुल जाए, घुल घुल जाए। ऐसी खुशी आज मिली, आज मिली ऐसी खुशी, आंखों में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। जागती आंखें बुनती है सपने, तुझको बिठा के पहलू में अपने, पहलू में अपने। दिल की लगी ऐसी बढ़ी, ऐसी बढ़ी दिल की लगी, आंखों में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। आते ही तेरे चटकी है कलियां, आहा हा हा, आते ही तेरे चटकी है कलियां, दिल बन बन के धड़की है गलियां, धड़की है गलियां। ऐसी सजी रात मेरी, रात मेरी ऐसी सजी, आंखों में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। तो दीपा, कितना प्यारा सा ये गीत था, चांद को देखकर ये गीत गाया जा रहा था। और आज के दिन जैसे कि कोजागिरी में खीर बनाते हैं बिल्कुल। त्योहार में, तो भाई जो ईद मिलाद है तो उस दिन घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, तो सिवैयाँ बनाई जाती हैं और भी भाई बहुत सारे बनाए त्योहार आते हैं तो सबसे पहले जो ख्याल आता है ना वो यही होता है। जब हम अपने बचपन के दिन याद करें तो हम यही कहते हैं आज क्या बनेगा। बिल्कुल। और त्योहारों में तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी बिरयानी चीजें से होती लेके हैं। सब्जी जर्दा पुलाव वगैरह सब कुछ बनता है जी। सब कुछ हमें यहाँ पर बैठे बैठे याद आ रहा है, और जिनके यहाँ बना होगा तो भाई वो तो बिल्कुल स्वाद लेने के लिए तैयार होंगे, या स्वाद ले रहे होंगे या ले चुके होंगे, है ना। बहुत सारी तैयारियां भी चल रही कुछ होगी। पढ़ने वाली थी ना? बिल्कुल, ये कुछ हमारे श्रोताओं ने हमें संदेश भेजे हैं। वो कहते हैं कि दोनों त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी सुनने वालों को। और जैसे कहते हैं कि शरद पूर्णिमा भी कहते हैं कोजागिरी को, और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, और इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, इसलिए ही इस रात को लोग छतों में खीर बना के रखते हैं ताकि उसमें अमृत वर्षा का जो रस है वो समाहित हो सके, जैसे हमने पहले भी बात की। और साथ में हमारी एक और सहेली हैं, एक और हमारी श्रोता हैं, वो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर बना के रख लेते हैं, सारे हमारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, पास की एक पहाड़ी पर हम ऊपर चले जाते हैं, वहां जाकर हम गेम्स खेलते हैं, उसके बाद अंताक्षरी खेलते हैं, और फिर सब मिलके साथ में खीर खाते हैं। तो आज हमें वो सारी बातें बहुत याद आ रही हैं। क्या बात है तो देखिए ना, सखियों को कम से कम, चलिए आज ये अच्छी बात हुई कि उन्हें अपने जो पुराने बिताए दिन हैं, उन मधुर स्मृतियों को फिर से एक बार अपने यादों में ले आए, तो उनके चेहरे पे आज एक मुस्कुराहट तो बनी है ना? और देखो ना कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने कि अपने दोस्तों के साथ जाते थे पिकनिक जैसा माहौल मना के आते थे, मनोरंजन करके आते थे, तो वो सब यादें उनको आज याद आ गई। तो हमें क्या याद आ रहा है, देखो कि जो हमने अगला विषय लिया है खेल के बारे में, तो हमारी सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं दिव्या काकरन की, जी, जो फ्री स्टाइल पहलवान है। दिव्या काकरन भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वे एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 के 68 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है।
और दिव्या काकरन का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पुरबालियन गांव में 8 अक्टूबर सन 1998 को सूरजवीर सेन और मां संयोगिता सेन के घर हुआ। आपके पिता, जो कि खुद एक पहलवान रहे, सूरजवीर सेन सीमित संसाधनों की वजह से गांव में कुश्ती के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। वो खुद आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि जो मैं नहीं कर सका तो क्या हुआ, हम अपने दोनों बच्चों को, जिनका बेटा और बेटी दोनों को भी हम इस क्षेत्र में हम आगे लेकर के जाएं। और फिर उन्होंने दिव्या को, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने दिव्या को अच्छी ट्रेनिंग भी दी मंजरी, इसलिए उन्होंने उसे दिल्ली भेजा। और बेटा, जिसका नाम देव है, उसे खुद ही उन्होंने प्रशिक्षण देना, मतलब ट्रेनिंग देना उन्होंने खुद ने शुरू कर दी, क्योंकि गांव में सिर्फ पुरुषों का ही खेल है ऐसा माना जाता था और यही सोच वहां चल रही थी। तो सुविधाओं की कमी भी थी। तो धीरे धीरे अभ्यास दिव्या का, क्योंकि वहां दिल्ली में बढ़ने लगा और पहलवान के रूप में दिल्ली और आसपास के जो कुश्ती प्रतियोगिताएं होती थी वहां पे वो हिस्सा लेने लगी। बिल्कुल। और यहाँ ज्यादातर उनके प्रतिद्वंदी लड़के ही हुआ करते थे, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ने के लिए लड़कियां नहीं होती थी। और साल 2012 में कम उम्र में ही उन्होंने, दिव्या ने एक लड़के को वहाँ पर पछाड़ दिया था, उसे हरा दिया था। और इधर सुविधा और आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए जो उनके पिता थे वो कुछ वस्त्र बेचा करते थे और माँ जो थी वो सिलाई किया करती थी। इस तरह करके वो आर्थिक मदद करते थे। यहाँ तक कि एक बार दिव्या को राष्ट्रीय खेलों में जाना था, तो करीब उनको उस समय 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो जो उनकी माँ थी, उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए कि मेरी बेटी जो है वो इस जगह जा सके, खेल सके। और एक इंटरव्यू के दौरान दिव्या ने ये बात साझा की थी। वो इस कुश्ती के लिए जो है कि उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो वो कहते हैं कि ग्लूकोज पी करके खेल के मैदान में उतरी थी और उसके बाद उनके लिए कई मदद के हाथ आगे आए थे। तो देखो कितना उनका समय जो था वो कष्ट भरा था कि खेलना भी चाह रही हैं, पैसे भी नहीं है और खाने की भी असुविधा है। तो किस तरह से संघर्ष किया उन्होंने। संघर्ष है उनकी जिंदगी का, जीवन का। और एक बात जो कितनी अच्छी है, जब हम किन्हीं भी खेल के या खिलाड़ी के बारे में हम जानते हैं कि कितने माँ बाप को संघर्ष करना पड़ता है, माता पिता को। तो एक बच्चा जब सामने आता है, जब उसका इतने सारे अचीवमेंट्स हमको सामने दिखती हैं, तो उसके पीछे की जो कहानी है वो जानना उस वक्त लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमें जानना चाहिए। क्योंकि बहुत संघर्ष होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जो आज हम ये देख रहे हैं, जो सामने हो रहा है, वो तब आता है। बिल्कुल सही कहा दीपा। और दीपा, दिव्या काफ़ी मुखर विचार रखती थी और दिव्या काकरन नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में स्नातक हैं और भारतीय रेलवे में सीनियर टीटीई के पद पर भी कार्यरत हैं। दिव्या ने साल 2011 में हरियाणा में आयोजित स्कूल नेशनल गेम्स में पहली बार पदक प्राप्त किया था। उन्हें वहाँ पर कांस्य पदक मिला था। जी। और दिव्या ने गुरु प्रेमनाथ अखाड़ा में कोच विक्रम कुमार से कुश्ती सीखी। इसी तरह साल 2013 में मंगोलिया में रजत पदक भी उन्होंने जीता। और साथ ही दिव्या ने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार भारत के लिए पदक हासिल किया। फिर दिन प्रतिदिन उनकी मेहनत रंग लाने लगी, तो उनकी चर्चाएं भी बढ़ने लगी। जी बिल्कुल। और साल 2017 में दिव्या काकरन ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। साथ ही राष्ट्रमंडल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया उन्होंने। और जब भी ये पदक खिलाड़ी हासिल करते हैं तो जो उनका जो मनोबल बहुत बढ़ता है जब वो जीतते हैं, पदक हासिल करते हैं, और खेल प्रतिभा और उनकी निखर के सामने आती है। एक तरह से जीतने पर जो प्रोत्साहन उनको बल मिलता है, तो उससे उन्हें फिर लगता है कि मैं और अच्छा करूँ, और अच्छा करूँ, अपने आप को आज मैंने गोल्ड प्राप्त किया है तो इस चीज़ को मैं बना कर रखूँ, या रजत प्राप्त किया है या कांस्य है तो कांस्य तो और आगे बढ़े, रजत है तो हम गोल्ड तक जाएं। तो इस तरह से वो अपना करके बिल्कुल बना के रखते हैं। यानी आप कह रहे हो कि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि दिव्या ने साल 2018 में एशियाई खेल और राष्ट्रीय मंडल खेलों में वो कांस्य पदक जीत गई। साल 2020 में दिव्या एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला
कुश्ती खिलाड़ी बनी थी और 2020 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला। और दिव्या ने अब तक 74 से अधिक मेडल जीत चुकी थी वो। आपको बता दें कि जो दिव्या के जो दादाजी थे दीपा, वो राजेंद्र सिंह, वो भी पहलवान थे, यानी कि पापा, दादाजी पहलवान, पापा पहलवान और बेटी और भाई भी, यानी कि परिवार से ही ये जो खेल के गुण थे उन्हें, बारीकियां वो सब मिली थी समझने को जी। और विरासत में कहना चाहिए कि परिवार से पहलवानी का माहौल उनको मिला हुआ था। और इसके साथ ही 55 जो उनके गोल्ड थे और 7 सिल्वर और 12 कांस्य पदक थे। भारत केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब भी उन्हीं के नाम है, दिव्या काकरन के नाम है। तो ऐसी महान जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, तो उनकी बातें जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो सुन रहे हैं बच्चे, वो भी इस क्षेत्र में आगे आए, जो उन्हें पसंद बच्चे सुन रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं, हाँ, और तो अगर उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे में ये प्रतिभा है, तो कहीं तो कुछ प्रोत्साहन मिलता होगा कि हाँ, हम भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। और कभी रास्ते में रुकावटें आती हैं, सुविधाएं नहीं हो सकती हैं, या ये हो यूं कहो कि भाई आसपास की जो जगह है वहां पे ये प्रचलित नहीं होगा, उतनी चलन नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर माता पिता थोड़ा सा जो है दिखाएं अपना हौसला, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और हम आगे बढ़ते हैं गीत की तरफ। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बड़क है पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। राजौरिया यो सुनो, तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो ऊंची टेप से नापेगी, मेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तो शमशान चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बड़का पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबरजात बड़ी बांधा इसने जूते का जो फीता, फिर गीता बनी चीता, इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से, ये धाड़ से पछाड़ गई, जो भी था उखाड़ना उखाड़ गई, जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी, राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, दाव से बड़का पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो भाई ऐसी धाकड़ है, कितना मस्त गाना था। कुछ गीत होते हैं ना जिसमें अचानक से ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, ऐसे गाने बजने भी चाहिए, बजने भी हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए, क्योंकि देखो अब ऊर्जा से भरा एक हम करियर के बारे में बात करने चाह रहे हैं, है ना। तो आज आप मंगलवार है तो आप बता के ही मानेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल मंगलवार को हम लोग बताते ही है। तो हम करियर की बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR हेल्थ केयर का वो अहम हिस्सा है जो फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टरों के साथ साथ रोगियों के बीच एक जुड़ने
की कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। इनका कार्य किसी भी फार्मेसी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेलिंग करना होता है। चिकित्सा उद्योग में एक सफल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए चिकित्सा, औषधि और उपकरणों की जानकारी, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है उसका भी पता होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं, आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको ये जानना चाहिए कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है, क्या चीज़ पढ़नी है, जिससे वो इस फील्ड में आ सके, कैसे वो एमआर की फील्ड को चुन सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा ही ऊर्जावान, स्फूर्ति वाला, मेहनत वाला ये करियर फील्ड है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है दीपा? इसके लिए 10+2 में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% अंकों के साथ पास होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये आवश्यक है। और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको साइंस लेना ज़रूरी, विज्ञान होना चाहिए, साथ में 12वीं पास होना चाहिए, और ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, तो भी आप एमआर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, मेडिकल सेक्टर से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप फार्मा सेक्टर में ग्रेजुएट हैं, फार्मा सेक्टर में ग्रेजुएट हैं, जैसे कि आप बी फार्मा या डी फार्मा, या आपके पास हेल्थ केयर इंडस्ट्री से संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा है, तो भी आप कुछ आसानी से इस सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेडिकल इंडस्ट्री की समझ होती है। और एमआर के लिए कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का ढंग, उसको प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, वो स्किल होनी चाहिए। पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, है ना, और अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, बेसिक अंग्रेजी की। इसके अलावा मार्केटिंग स्किल और दवाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी आप इस फील्ड को आराम से चुन सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना रहता है, दवाओं के बारे में जानना रहता है, और आपको डॉक्टर से लगातार मुलाकात करनी पड़ती है। तो उसके पहले जब कंपनी आती है तो इंटरव्यू लेती है, तो इंटरव्यू की पूरी तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू के लिए जाने से पहले उस कंपनी के बारे में या उसका जो प्रोफाइल है उस कंपनी का, उसकी पूरी स्टडी, मतलब उसका पूरा ज्ञान लेके रखिए। और उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या नाम है उनके, या किस बीमारी के हैं, किस लिए और इस्तेमाल होता है वो। और आप किसी भी मेडिकल संचालक की मदद ले सकते हैं ये सब जानकारियां जानने के लिए। और इसके अलावा इंटरनेट है आजकल, आप वहाँ पे भी बहुत सब कुछ जान सकते हैं, और मेडिकल स्टोर से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये नॉलेज होने से जब ये है कि भाई आप का जो चयन है वो होना आसान हो जाता है। सेलेक्ट करने के लिए जब कंपनीज आती हैं तो वो उसको पहले सेलेक्ट करती है जिसको ये सारी जो बेसिक ज्ञान है कंपनी के बारे में, या उनकी दवाएं कौन सी हैं, दवाओं के कॉम्पोजिशंस होते हैं अलग अलग। अगर उस कॉम्पोजिशन की जानकारी जब एक कैंडिडेट बहुत अच्छे से बता देता है तो चयन आसान हो जाता है। और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी होती, धीरे धीरे बढ़ती रहती, जैसे जैसे आप टारगेट पूरा करते जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी जो सेल होती है वो जब आप बढ़ती है तो उस पर आपकी सैलरी भी रहती है। और जॉब की जानकारी के लिए आप पेपर देख सकते हैं, पेपरों में निकलती रहती है। एमआर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी एमआर का जो होता है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते, किसी के जानने वाले का है तो उस तरह से मिल करके। और इसके अलावा फार्मा कंपनियों की साइट पर एचआर डिपार्टमेंट की मेल आईडी पर अपना रिज्यूम, सीवी जो है वो भी भेज सकते हैं। दवाओं के डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट से भी आप मिलते रहेंगे तो उनसे भी आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। यानी कि आप पूरे टाइम अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि भाई चलो हमें ये करना है, ये जॉब करनी है, तो हमें कहीं ना कहीं से जानकारी तो हासिल करनी है। तो पेपर तो है ही आपके पास, और आजकल नेट है तो आप नेट से भी देख सकते हैं कि किस कंपनी में जरूरत है एमआर की। तो तुम समय समय की जानकारी के बारे में बात कर रही थी ना मंजरी, तो एक गीत सुन ले, पहले सुन लेते हैं। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम।
छुपा है वो समझता है दिल, कैसे खोले तेरा खत हमसे धड़कता है दिल। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम, तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी, इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी, तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम, तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, तेरी सूरत नजर आती है साईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम, तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम, तेरा खत लेके सनम। तो तेरा खत लेके सनम, है ना, जब खत हाथ में आ जाता है तो वैसे भी मजा आ जाता है ना, किसी का भी खत आया हो। बिल्कुल। और तो हम आज हम बात कर रहे थे हाँ। करियर गाइडेंस में, आज हम बात कर रहे थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये करियर इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी विज्ञान के क्षेत्र के छात्र हैं, उन्हें छात्र छात्रा हैं, उनको जरूर हो सकता है इसमें हो। और जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या क्या उनमें खूबियां होनी चाहिए, किस तरह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या क्या आपको शैक्षणिक आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो आजकल हर कंपनी एमआर को ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग में स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्किल के बारे में भी सिखाया जाता है, जिसमें उनको सेलिंग और मार्केटिंग या फिजियोलॉजी, फिर एनाटॉमी, फार्माकोलॉजिकल, इन सब की जो बेसिक जानकारियां होती हैं वो सब दिया जाता है। इसके अलावा एमआर के लिए अगर आप बीबीए या एमबीए इन फार्मा मैनेजमेंट या फार्मा मार्केटिंग या डी फार्मा या फिर बी फार्मा के कोर्स करके आते हैं, तो फिर और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं आप, तो चयन होने में आपके लिए अवसर बढ़ जाते हैं जी। और एमआर में आप तरक्की पा सकते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल या जोनल मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल कंट्रोल, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के पद तक आप पहुंच सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। एमआर हमेशा एनर्जी से भरे होते हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण भूमिका होती है। वे किसी दिए गए क्षेत्र में कुल कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें विभिन्न अस्पतालों, क्लिनिकों, डॉक्टर के जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं वहाँ और फार्मेसियों से सुबह से आधी रात तक मिलना रहता है। एमआर का फिट होना बहुत ज़रूरी है, और जो वो कपड़े पहनते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं और बाकायदा टाई वगैरह लगा करके वो जाते हैं, अपडेट रहते हैं। बिल्कुल। अब ऐसा लगता है कि भाई इतने अप टू डेट बन के जा रहे हैं, ये क्या काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सी चुनौतियां होती हैं। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स बहुत व्यस्त चल रहे होते हैं, तो एमआर को फिर बैठे रहना पड़ता है। जब सारे पेशेंट्स चले जाते हैं तब डॉक्टर एमआर को अंदर बुलाते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि ये दवा जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये कैसी है, क्या है, और उसकी जितनी भी डिटेल्स वो जानना चाहते हैं वो लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी जीवन शैली में आपकी रुचि ऐसी है या ऐसी सोच है कि भाई हाँ हम हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये व्यवसाय, ये करियर बिल्कुल
इससे आप जुड़ सकते हैं, इसको आप चुन सकते हैं। और बाकी देखो हर मेहनत जगह मंजरी जी मेहनत तो होती ही होती है है। जी। अब ये आपकी रुचि पर है कि हाँ मुझे ये करना है या नहीं करना है। बिल्कुल। तो बस ये करियर जो भी चुनना चाहेगा वो चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी, है ना? बिल्कुल। और और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। दीपा बताओ क्या करें? गीत सुने? सुनाते। अच्छा। मोर बोले चकोर बोले आज राधा के नैनों में शाम डोले। मोर बोले चकोर बोले आज राधा के नैनों में शाम डोले। मोर बोले चकोर बोले। शाम मेरी फीकी फीकी अखियों का कजरा, वही मेरी सुनी सुनी बहियों का गजरा। शाम मेरी फीकी फीकी अखियों का कजरा, वही मेरी सुनी सुनी बहियों का गजरा। मेरे जीवन में रस की फुहार बोले। मोर बोले चकोर बोले आज राधा के नैनों में शाम डोले। मोर बोले चकोर बोले। दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा, मुरली की धुन में किया है इशारा। मेरे सपनों की वीणा के तार बोले। मोर बोले चकोर बोले। आज मेरे मन की लगन रंग लाई, प्यार का संदेशा भी संग संग लाई। आज मेरे मन की लगन रंग लाई, प्यार का संदेशा भी संग संग लाई। मेरी बगिया में छम छम बहार डोले। मोर बोले चकोर बोले आज राधा के। तो दीपा मोर बोले चकोर बोले, मुझे लगता है कि हमारे जो गाने हैं वो हमारे श्रोता को पसंद आ रहे होंगे ना, श्रोता सखियों और आज सखाओं तो को, है हमने ना? भी बहुत वक्त के बाद सुना, तो ये गाना हमें भी बहुत अच्छा लगा। याद आ रहा था ना वो? याद आ रहा है। तो भाई मुझे तो याद आ रहा है कि कमेंट्स पढ़ लेते हैं अपने श्रोता चलिए पढ़िए सखाओं हमारे का। श्रोताओं ने क्या संदेश जी। दिया। एक हमारे श्रोता सखाएं लिखते हैं कि बचपन के खेल निराला हुआ करते थे, गुम हो गई वो यादें, वो खेल, हमारा बचपन और आज का बचपन ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने बचपन में कंचे से कंचे खेले थे, कबड्डी खेली थी, हॉकी खेली थी, ताश के पत्तों से गेम भी खेला था और लूडो, शतरंज और व्यापार भी खेला था। बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में लोहे की रॉड भी गाड़ी थी, लुका छुपी का खेल भी खेला था। हमें बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई आज फिर।
है ना। तो भाई सभी को याद हो रही होंगी आज बचपन की, और हम लोग भी बचपन की उसी गलियारे में चलते हैं। चलिए दीपा। चलते हैं। और वो बचपन का वो जो खेलों का दौर था ना, कितने तरह तरह के खेल होते थे, हम सब खेला करते थे। जिसमें सबसे प्रिय हुआ करता था लुका छुपी। अच्छा, है ना। आपका लुका छुपी था? बहुत बहुत मजा आता था खेलने में, छुपन छुपाई या इसे आइस पाइस बोलते थे, और जिसे अंग्रेजी में हाइड एंड हाइड सीक एंड कहा सीक। जाता है। एक चोर बनता था और कोने में वो गिनती गिनता था, और बाकी सब छुप जाते थे जा करके, और उन्हें ढूंढना होता था। और बस ये देखा जाता कि भाई टीप ना पड़ने पाए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और और रस्सी कूद कहो या मंजरी खो खो बोलो, गेंद तड़ी या पिट्ठू गरम, ये सब जो पकड़म पकड़ाई, ये सारे खेल बहुत खेले। तुमने खेले या नहीं? बहुत खेले भाई हमारे क्योंकि श्रोताओं ने भी खेले होंगे जरूर, हम है लोग ना? क्या बड़े 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 घर हुआ करते थे, आंगन है, फरामदा है, 2-4 सीढ़ियां होती थी घरों में, कोठरियां होती थी, कमरे होते थे, तो कहीं भी छुप जाओ जाकर के। बिल्कुल बिल्कुल, ढूंढते रह जाते थे। हाँ। और फिर बोलते थे भाई देखो ये कमरे में कोई नहीं जाएगा, बस इतने में ही छुपो, क्योंकि घर बड़ा तो भाई होता था। पिट्ठू गरम की बात करो जो हाँ, तुम कर रही थी। तो इसमें एक गेंद और 7 पत्थरों का को जमाना होता था, और दूसरी टीम बनाने वाले को गेंद से मारती थी या गिट्टी को वो है ना उसको फोड़ती थी। इससे बचाना और खुद को भी बचाना होता था। बिल्कुल। ये इसमें तो कभी कभी पता है क्या होता था, झगड़े भी हो जाते थे। झगड़े तो वो तो खेल में तो देखो दीपा, झगड़े और उठना मनाना वो सब चलता है, लेकिन वे आपस में झगड़ते भी हैं, रूठते भी हैं, रोते धोते भी हैं, कहेंगे हम तुम्हारे साथ कल नहीं खेलेंगे, और कल फिर खेलेंगे ऐसा होता है। और भाई वो सिकड़ी जो होती थी जमीन पे बना करके 1-2 नंबर लिखे जाते थे, कूदते थे एक एक पैर से, और गिट्टी उछालते थे, लौटते समय उठाते हुए आते थे। सिकड़ी भी बड़ा मजेदार था गेम। और लंगड़ी टांग की बात करें, है ना, एक पैर से चल रहे हैं, छू रहे हैं। और गुट्टे खेलना, तुमने खेला है क्या गुट्टे? बिल्कुल खेले। आज तो मुझे लग रहा है आप खिला के ही मानोगे। चलो प्रोग्राम के बाद गुट्टे खेलते हैं। गुट्टे भी जैसे एक उछाला जाता था और बाकी सबको समेटा जाता था एक एक करके। हाँ। और कभी कभी बॉल भी लिया जाता था, जो रबर का बॉल गेंद होता था, वो जब बॉल ऊपर फेंका और उतनी देर में जब तक बॉल नीचे आ रहा तब तक सारे गुट्टे उठा लेने, और वो मुट्ठी ऐसी कोठरी ऐसी बना के उसके अंदर धर 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 डाल रहे हैं। तो वो लगता है आपने बहुत खेला है। हाँ, हमने बहुत खेला। और कंचे खेलना, ये कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि कंचे इतने रंग बिरंगे होते हैं ना कांच के, तो बड़ा मजा आता था। और जब कंचे उसमें भी झगड़े होते थे, मेरे इतने तुम्हारे इतने। हाँ, वो जब बिछा करके उसको एक उंगली से ऐसे करके मारते थे ना, तो फिर जो मारा जाता था और जो जीत जाता था तो उसको वो कंचा मिल जाता था। तो बाद में होता था कि भाई नहीं अब हमने 7 दिए थे, हमने 10 दिए थे, सब वापस करो। तो ये होता था कि भाई चलो जीत तो गए, लेकिन बाद में वापस भी कर देते थे कंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और पोशंपा की बात कैसे भूल सकते हैं? बताओ क्या होता था पोशंपा में, याद है कुछ? पोशंपा में तो देखो हम भी खेलते थे पोशंपा, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं था। देखो इसमें क्या है कि 2 बच्चे होते हैं पोशंपा में। अब लड़कियां बहुत खेलती थी, हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी, मतलब एक दूसरे को पकड़ लिया, और बीच में से उनके बीच से बच्चे निकलते रहते थे। और वो गाना था कि वो गाना गाती थी कि पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिये ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, और जेल का पानी पीना पड़ेगा। और ये लाइन जब होते होते जैसे आखिरी बच्चा उससे निकल रहा होता था दोनों हाथों के बीच से, उसके नीचे से, तो उसको ऐसे हाथ नीचे लाके उसको पकड़ लेते थे, यानी वो अब चोर आउट हो गया। तो ये भी एक बहुत मजेदार गेम था दीपा। और 0 क्रॉस एक गेम होता था कि इसमें 9 खाने बनाए जाते थे, और किसी भी खाने में पहला खिलाड़ी 0 तो दूसरा क्रॉस लिखता था, और जो एक सीध में आ जाता था उसको काट के मिला दिया जाता था। ये तो आज भी खेलते हैं, जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो कई लोगों को देखा है, हमें भी पसंद है कि चलो वो बना लिया, वो बहुत आसान से बना लिया जाते थे। हाँ, वो और उसको जीतने में बहुत मजा आता है। और वो वाला जो खेल था कि 4 पर्चियों में लिखा जाता था, राजा लिखा जाता था, उसमें मंत्री था, और चोर और सिपाही लिखा जाता था। और राजा में 1000 अंक लिखे रहते थे, मंत्री में 800, और चोर पे 0 लिखा रहता था, और सिपाही की पर्ची पर 500 लिखा रहता था। और एक पर्ची उठानी होती थी, और जो मंत्री वाली जिसको पर्ची मिलती थी उस खिलाड़ी को चोर और सिपाही का पता लगाना होता था कि भाई इनमें से चोर और सिपाही है कौन है ना। तो ये भी बड़ा मजेदार होता था। अच्छा, गर्मी की जब छुट्टियां आती थी तो क्या बाहर हम जा नहीं सकते, तो एक मुझे ऐसा लग रहा है एक गीत सुने। हाँ, पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम खेलों के बारे में और बात करते हैं।
छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजे की बेटी आई। सब छुप गए? नहीं नहीं दीदी, एक मिनट। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियाँ नीचे। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियाँ नीचे। मैं आई, मैं आई। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। किसने? मैंने? नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। पकड़ गए तुम, छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी, मुझे ढूंढ के लाना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। चलो अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ, ढूंढ ही लेंगे ढूंढने वाले, गोरा मुखड़ा नैना काले। ढूंढ ही लेंगे ढूंढने वाले, गोरा मुखड़ा नैना काले। छुपने भी दिया नहीं मुझे, हाय हाय, चोरी चोरी मेरे पीछे पीछे चले आए। चोरी चोरी मेरे पीछे पीछे चले आए। पकड़ी गई मैं, तुमने ये जाना, तुमने ये माना होगा, मैंने नहीं माना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। दीपा, कितना प्यारा गाना था, छुपा छुपाई वाला, है ना। और जब खेल की बात हो रही है ना, तो एक खेल होता था रस्सी कूद। अरे उसमें तो बहुत मजा बहुत आता मजा आता था। लड़कियां तो ऐसा लगता था वही खेलती 500,000 तक पहुंच जाते थे एक समय पे तो, है ना? बिल्कुल। और उसमें फिटनेस भी अच्छी बनी बहुत रहती अच्छी थी। रहती और है। हमें याद है कि माएँ बोलती थी कूदो कूदो, थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी तुम्हारी, इसकी रस्सी कूद जरूर खेलो। और जब गर्मी की छुट्टी आती थी ना, तो गर्मी की छुट्टियों में बाहर जाने नहीं देते थे दोपहर के वक्त। वो गेम हम ना अंदर, घर के अंदर भी हाँ, तो आराम वो से खेल खेलते थे सकते हम, लूडो, कैरम, शतरंज, फिर वो चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, हाँ। और वो वाले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो जो हाथ रख के एक दूसरे को करते थे, एक चोर बनता था। और फिर नाम वस्तु शहर फिल्म, ये सारे सबके नाम बताना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अलग गाना था ना, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो ये भी बहुत अच्छा लगता था कि सब एक साथ ही बैठ गए और हाथ पे रख रख के कर रहे हैं। और इसी तरह एक भाई गेम और भी था, गिल्ली डंडा। तो इसको खेलने में भाई मजा भी आता था और साथ में गिल्ली भी
बनाया करते थे, हमें तो याद है अपना बचपन दीपा। और लेकिन बस ध्यान रखना पड़ता था कि इस खेल को आंख में ना लग जाए, क्योंकि वो उछालनी पड़ती है गिल्ली को। और आंख मिचौली है, चोर पुलिस है, और टिपी टिपी टॉप व्हाट कलर यू वांट वाला जो गेम था वो भी है। और एक साथ में ये गेम था कि अंधेरा उजाला वाला, तो मतलब चांदनी रात है और अंधेरा भी है आंगन में, तो चांदनी रात में कुछ खड़े हो गए, जिसने जो मांगा तो उसने कहा कि हमें चांदनी रात में खड़ा होना, तो चांदनी रात में खड़े हो गए सारे। और एक चोर अंधेरे में है, तो चांदनी रात वालों को उसके अंधेरे एरिया में जाना होता है, अगर वो छू लेगा तो फिर आप आउट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के भी गेम हुआ करते जो हम खेला करते थे। और जो तुम क्या बताने वाली थी, कौन सा गेम? एक खेल जो गांव में खेला जाता था वो होता है अष्टचंग। वो बहुत खेला है गांव में, क्या सभी जगह खेला जाता था, क्योंकि बाहर तो तब ज्यादा इतना जाने को मिलता नहीं था, और पहले इस तरह से कोई मॉल्स ये सब का प्रचलन तो था नहीं, तो वो बहुत खेलते थे। इसमें 4 लोग खेलते हैं और इमली के बीज को तोड़ के 2 भाग बनाते हैं ना, और इनके द्वारा जो फेंकता था, वो जो फेंकता था चाल आती थी, गोटी भी उतनी चली जाती थी जितने नंबर आए हैं। और इस खेल के लिए ना वहां पर पहुंच के मतलब एक नियत स्थान पे आपको पहुंचना है, और पहुंचकर खेल समाप्त होता है, और जीत उसी की होती है कि जो सबसे पहले अपने उस स्थान पे पहुंच जाता है। बिल्कुल, क्या बढ़िया दिन थे वो ना, लंगड़ी टांग और साथ में चमचा गोटी जो आजकल है, जलेबी दौड़ है, कुर्सी दौड़ है, ये सारे भी गेम खेले जाते थे। तो बचपन के खेल तो भाई खेल ही थे। आजकल बच्चे उतना नहीं खेल पाते क्योंकि वो उनको मिलता नहीं वो मौका, और मोबाइल में भी बिजी रहते हैं। हाँ, है ना, फर्क आ गया है। हाँ, तो बचपन समय का भी फर्क आ गया तो बचपन के दिन तो भाई बहुत अच्छे होते हैं, भुलाना नहीं चाहिए। तो चलो एक गीत हम लोग सुन लेते हैं, चलिए थोड़ा सा। तो दीपा बचपन के दिन याद आ गए ना? बिल्कुल, हम तो खोए हुए हैं उसी में और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो बिल्कुल, लेकिन अब हम लोग को तो जाना पड़ेगा दीपा। तो अब सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
सहेली।